हेलो गाइस, तो हम एक और एसएमई आईपीओ की बात करने वाले। इस कंपनी का नाम है रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स। ये कंपनी बेस्ड आउट ऑफ वलसाड गुजरात है। एंड ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स कॉर्ड वायर्स और एमआईजी एंड टीआईजी वायर्स की। ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वेल्डिंग में काम आते हैं। वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग होता है बेसिकली जब आपको दो मेटल्स को जोड़ना होता है, तो उसको हम वेल्डिंग कहते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये उसके एप्लीकेशन में है और उसमें यूज़ आते हैं। वेल्डिंग बहुत सारी तरह की चीज़ों में यूज़ आती है। टैंक्स में आती है, बॉयलर्स, हैवी स्ट्रक्चर्स, प्रेशर वेसल्स में, और बहुत सारी तरह के पाइप्स में, सिलेंडर्स में, हर तरह में आपको वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इन प्रोडक्ट्स की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है जिनका एन इंडस्ट्री यूजेज, रेलवेज़, रोडवेज़, इंफ्रा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में ये नीडेड रहता है। तो ये वो प्रोडक्ट्स बनाती है। और सिर्फ बनाती ही नहीं, ये ट्रेडिंग भी करती है। 90% रेवेन्यू इनका मैन्युफैक्चरिंग से आता है और 10% इनका ट्रेडिंग से आता है। हमने अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी हैं जो बोलती हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, बट उनका 60-70% रेवेन्यू ट्रेडिंग से आता है। बट इस कंपनी में वो केस नहीं है। इनका 90% मैन्युफैक्चरिंग से रेवेन्यू आ रहा है और 10% ट्रेडिंग से आ रहा है। ट्रेडिंग भी है इन्हीं प्रोडक्ट्स और इनके एंसिलरी प्रोडक्ट्स में, मतलब इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही ट्रेड करते हैं। तो ये इनका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। 90% और 10% रेवेन्यू सेग्रीगेशन है। मेन इनका बिजनेस महाराष्ट्र से आता है, गुजरात से और छत्तीसगढ़ से आता है। ये कंपनी है गुजरात की, वलसाड़ गुजरात। बट वलसाड़ इज़ वेरी क्लोज टू महाराष्ट्र बॉर्डर, तो उनको ये एडवांटेज मिलता है। तो इनका इसलिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है और उसके बाद गुजरात से आता है। ये B2B, B2C और B2G तीनों में है। सबसे ज़्यादा इनका B2B बिजनेस से आता है, 78% लास्ट ईयर आया था, और B2C से 14% आया था, और बाकी सारा B2G से आया था। और ये जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है जो इसमें लगता है, वो कॉपर कोटेड वायर हो गया, MS स्ट्रिप्स हो गया, MS वायर, स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप वायर, निकल वायर, और ये सब चीज़ें इसके बेसिकली रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल में प्राइस फ्लक्चुएशन तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में बहुत रहता है, क्योंकि ये स्टील वाली इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो हमेशा उसमें थोड़ा सा एक ग्लोबल सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत रहता है। तो इसमें बिजनेस में भी वो एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी कि रॉ मटेरियल में थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन रहेगा। और ये किस कैपेसिटी पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं, अभी आप देखोगे तो बहुत लोअर लेवल्स पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो इनकी इलेक्ट्रोड्स, जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की कैपेसिटी थी, इन्होंने बस 32% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे थे। और जो फ्लक्स कोड वायर की हमने बात की थी उस पर 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये काम कर रहे थे। तो काफ़ी अंडर यूटिलाइज है। और कंपनी ने रैशनल भी दिया है, रीज़न भी दिया है कि क्यों है अंडर यूटिलाइज। तो इन्होंने बोला है कि जो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिसमें कंपनी की होती है, वो 24 आवर बेसिस पे डिटरमाइन की जाती है। तो किसी भी कंपनी को अगर आप 24 आवर्स चलाए, 24x7 चलाए, तो वो जो प्रोडक्शन होगा वो आपकी टोटल बेसिकली कैपेसिटी डिटरमाइन करेगा, मंथ ऑन मंथ बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस जो भी है। तो वो 24 आवर बेसिस पे होता है। बट ये कंपनी फ़िलहाल सिर्फ 8 आवर शिफ्ट्स पे काम कर रही है। तो इस वजह से आपको जो इनकी कैपेसिटी है वो कम लगेगी। बट मुझे काफ़ी फेयर रैशनल नहीं लगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड होगी या फिर ये इतनी सेल कर रहे होंगे, तो इनको डबल शिफ्ट्स और ट्रिपल शिफ्ट्स में भी काम करती है कंपनीज। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ वैलिड रीज़न। और मुझे ये काफ़ी अंडर यूटिलाइज लग रहा है इनका अभी प्रोडक्शन। तो इनका जो स्टाफ है अभी 144 एम्प्लॉयज़ हैं, सबको मिला के, स्किल्ड अनस्किल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट, सब पूरी टीम को मिला के। और जो प्रमोटर हैं इस कंपनी के, वो मिस्टर बिपिन सांघवी, तरुलता सांघवी, हार्दिक सांघवी और स्वागत सांघवी, ये फैमिली है बेसिकली। हस्बैंड वाइफ एंड देयर 2 सन्स आर द प्रमोटर्स। मेरे को प्रमोटर्स की रेम्यूनरेशन थोड़ी सी हाई लगी। 1.25 CR थी लास्ट ईयर ईच फॉर 3 ऑफ द प्रमोटर्स, जो मुझे लगा बहुत ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ है जो आप नोट करके रखिए।
और अब ऑब्जेक्ट्स क्या है इस इशू के, तो दो चीज़ें हैं, ऑफ़र फॉर सेल भी और फ्रेश इशू भी है। हमने ऑफ़र फॉर सेल हर बार बात करते हैं जब भी कोई कंपनी लाती है, क्योंकि ऑफ़र फॉर सेल से पैसा प्रमोटर के पास जाता है, कंपनी के पास नहीं जाता। तो इसमें 14 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल है, और बाकी इनका जो है थ्री थ्री फिफ्थ और टू फिफ्थ के अराउंड ऐसा है। टू फिफ्थ जो है ऑफ़र फॉर सेल है, और थ्री फिफ्थ इनका फ्रेश इशू है। तो ऑफ़र फॉर सेल कंपोनेंट थोड़ा सा हाई लगा मेरे को, बट ठीक है। हम फ्रेश इशू की बात करें तो ये कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, दे वांट टू फंड टुवर्ड्स कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो इनकी जो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पे जगह है इनके पास, जहाँ पे ये और कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा सा सुनते हो तो ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी अंडर यूटिलाइज है, तो क्यों कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली एक नई चीज़ की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एक नई चीज़ ला रहे हैं। एक 100 फ्लक्स करके एक प्रोडक्ट होता है, वो भी इसी वेल्डिंग इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो ये उसकी कैपेसिटी लाना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट 4800 मेट्रिक टन की पर एनम की कैपेसिटी ये बिल्ड करना चाहते हैं। इसके लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है 4.88 CR। इसमें केवल कंस्ट्रक्शन और सिविल वर्क की कॉस्ट है, प्लांट और मशीनरी की कॉस्टिंग नहीं है। इनने बोला कि प्लांट और मशीनरी जो लगेगी ये इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू वो खुद खरीदेंगे। तो इशू से कुछ भी पैसा उसकी तरफ नहीं जाएगा, मोस्टली पैसा जो आएगा वो सिविल और कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़ इनने बोला है इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री थोड़ी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। और एज सच वर्किंग कैपिटल इन्होंने अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। कैश फ्लो सिचुएशन बुरी नहीं है कंपनी की, और बैड डेट्स भी नहीं है, तो एज सच कोई बुरा वो नहीं है। बट हाँ, वर्किंग कैपिटल की नीड है, क्योंकि इनके पेबल डेज छोटे हैं, और इन्वेंट्री होल्डिंग डेज रहते हैं थोड़े हाई, और रिसीवेबल डेज भी थोड़े से हाई हैं। तो वो देख इनको थोड़ी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल की नीड भी बढ़ेगी, क्योंकि इनको अपने और सप्लायर्स से को जल्दी पैसा देना पड़ेगा, सो दैट दे कैन गेट गुड डिस्काउंट्स। अपने जो कस्टमर्स हैं उनको लंबे टाइम तक क्रेडिट देना पड़ेगा, ताकि वो स्टिक कर जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत बहुत इन्वेंट्री भी होल्ड करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों में बहुत वर्किंग कैपिटल की नीड रहती है। तो इसके लिए इनको 14 करोड़ चाहिए। और इनने बताया कि डोमेस्टिक के लिए 30 to 90 डेज़ की ये क्रेडिट पीरियड रहता है, बेसिकली अपने कस्टमर्स को जो ये देते हैं। और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो 120 दिन तक भी जा सकता है। तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते, 80% इनका डोमेस्टिकली ही रेवेन्यू आता है, 85% तक भी डोमेस्टिकली ही रेवेन्यू आता है। और फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। FY24 में दे ऑलमोस्ट टच्ड 100 CR, FY22 में 62 CR था। तो आप देखिए 62 to 100 CR। पैट 2 करोड़ से 11 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 12 करोड़ हो गया लास्ट ईयर। बोरिंग्स 7 करोड़ थी, 7.81 करोड़ इन FY22, जो अभी इस फर्स्ट हाफ तक 2 करोड़ ही रह गई है। तो काफ़ी रीपेमेंट भी किया है बोरिंग्स का, विच इज़ ऑल्सो गुड। और मार्जिन भी इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं बिजनेस में। 8%, 8.75% एबिटा मार्जिन से ये लास्ट ईयर 18% एबिटा मार्जिन क्लॉक इन कर रही थी कंपनी। तो फाइनेंशियल में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपको। और रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स जो इन्हें किया वो भी बहुत ही क्रेडिबल है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, जितनी बोरिंग्स है वो सारी कैश क्रेडिट फैसिलिटी के हिसाब से टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल उसके लिए है, जो उसकी भी नीड नहीं रहेगी आई थिंक वंस दे गेट द फंड्स। और कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, हमने बात की। तो एज सच फाइनेंशियल्स बुरे नहीं है कंपनी के, और कैश फ्लो में भी बहुत बुरा नहीं है कैश फ्लो, इट्स ओके, इट्स नॉट बैड, दे आर डूइंग अ डिसेंट जॉब। तो एज सच कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो ये 133 CR पे लिस्ट होगी कंपनी। लास्ट ईयर पैट जो था 11.92 CR, उसके बेसिस पे 11 to 12 टाइम्स पी आता है, विच इज़ नॉट वेरी हाई एंड विच इज़ नॉट वेरी लो। बट अगर हम इस साल जो फर्स्ट हाफ इन्होंने क्लॉक इन किया है रेवेन्यू, तो वो केवल 3 करोड़ किया है इनने पैट, नॉट रेवेन्यू सॉरी पैट। उसको एनुलाइज कर दे तो हाफ ही रह जाता है। तो आप देखिए कि पी में काफ़ी जंप आ जाएगा इस साल के रेवेन्यू के बेसिस पे। तो वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, 19-20 टाइम्स का पी हो जाएगा अगर ये
इसी रेट पे इस साल इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की तो दैट विल बिकम वेरी हाई।